हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इंग्लिश सीखने के इस क्रम में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ड स्ट्रेस। ये जो है ना वर्ड स्ट्रेस, आज हम लोग सीखेंगे आखिर स्पोकन इंग्लिश में या इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड स्ट्रेस कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है आप लोग इसको ना जानते हो या आज पहली बार आप इसको सुनने जा रहे हैं कि ये वर्ड स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप अपना प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण इंग्लिश का सही करना चाहते हैं तो उसमें भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे वर्ड स्ट्रेस। आप सामान्य भाषा में जान लीजिए, वर्ड मतलब शब्द, शब्द से मेरा मतलब इंग्लिश के शब्द से। तो शब्द और ये स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब किसी चीज़ पे जोर देना या दबाव डालना। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये किसी इन दोनों का कुल मिला के मतलब ये है कि किसी भी शब्द में किस जगह पे ज़्यादा जोर देना है, किस जगह पे कम जोर देना है। तो यही सब आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जो कि प्रोनाउंसिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। अगर हम लोग सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं जो वर्ड लेवल पे बोली जाती है, और ताकि कोई ये ना कहे कि तुम गलत बोल रहे हो या ऐसे बोल रहे हो ऐसे बोल रहे हो, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे वर्ड स्ट्रेस की। तो हो सकता है आपके लिए नया हो, घबराने की कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको सीखेंगे हिंदी की मदद से। ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है तो उसी की मदद से हम लोग जान सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं हिंदी के, जैसे सरला, चावल, पापड़, गधा और पहाड़। आप लोग इन सभी शब्दों को तो अच्छे से जानते होंगे, देखा भी होगा। तो ये एक हिंदी का शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए बस। जैसे सा है, रा है और ला है, तो इस पे जो आ की मात्रा लगी है ला पे, इसका मतलब क्या है कि आप सा को स्लो करके बोलिए, रा को थोड़ा स्लो बोलिए, लेकिन ला पे थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा खींच के बोलिए, क्योंकि तभी तो ये सही से होगा ना। सरला, अगर किसी का नाम है सरला और आपको ये बोलना है तो आपको कैसे बोलना होगा? सर सा रा को स्लो करके बोलना होगा इन दोनों को, और इसको जोर से बोलना होगा, तब ये होगा सही से एकदम सरला, सरला। और ऐसे ही मान लीजिए, अगर आप जैसे इसको पढ़ना है, आप जोर इस पे ना देके इस पे जोर दे दिए, सारल, सारल। क्या सही है? नहीं है, गलत हो जाएगा। या फिर सराला पढ़ लीजिए इसको, मतलब आपने जोर यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया, तब भी गलत है। सराल पढ़ लीजिए तब भी गलत है, साराल पढ़ लीजिए तब भी गलत है। कुल मिला के जब तक आप सही जगह पे स्ट्रेस नहीं डालेंगे, और इसी को कहा जाता है स्ट्रेस, ऐसे ही होगा एकदम सेम जो इंग्लिश में काम करता है। मतलब किस जगह पे किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है, वही होगा स्ट्रेस इसी को। और ऐसे ही इंग्लिश में भी आएगा। तो एक हिसाब से जान लीजिए, जो ला है इस पे स्ट्रेस डाला जा रहा है, मतलब सा को स्लो बोलिए, रा को स्लो बोलिए, लेकिन ला को जोर से बोलिए, तब यह होगा सरला, सरला, जो कि एकदम सही सही इसको पढ़ा जाता है। तो इस तरह से आप इसको, अगर सारल पढ़ते हैं तब भी गलत है, साराल पढ़ते हैं तब भी गलत है, साराला पढ़ते हैं तब भी गलत है। कुल मिला के जब आप इसको सरला, मतलब इसी को केवल जोर से बोलेंगे तभी ये सही होगा। और ऐसे ही आगे वाला, जैसे ये चावल लिखा है, मान लीजिए आप इसको केवल चापे, इसका मतलब ये है कि चापे ज़्यादा जोर दीजिए, उसके बाद वाह और ला को आराम से बोल दीजिए, तो ये होगा चावल। लेकिन मान लीजिए अगर आप इसको ज़्यादा, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं और इधर कहीं दे देते हैं, तो चावला इस तरह से, या फिर चावाल, या फिर चौला, इस तरह से कुछ कर देते हैं, तो कुल मिला के गलत होना ही है। जब तक आप इस पे जो नियम है कि मतलब ये जहाँ लगा है इस हिसाब से पहले वाले को आपको जोर से बोलना है और इसके बाद सबको स्लो करके, तो ये होगा चावल। मतलब जब आप इसी को जोर से बोलेंगे तभी सही है ये, बाकी यहाँ कहीं अगर जोर से बोल दिए ले जाके तो गलत हो जाएगा। जैसे चावाल, चावाल, तब भी गलत ही है। तो ऐसे ही इसमें इसको जोर से बोलना है और इनको स्लो करके बोलना है, तभी ये सही होगा। तब ये है पापड़, ऐसे ही ये पा को स्लो करके बोलना है और इसमें हा को खींच के बोलना है और रा स्लो करके बोलना है, तो ये होगा पहाड़, पहाड़। और ऐसे ये भी है, गा को मतलब गा को बोलना है और दा को थोड़ा जोर से बोलना है, तो ये होगा गदा। आप समझ में आया? ये तो हिंदी का मामला रहा कि मतलब अगर जैसे यहाँ पे जोर से इसको बोलना है, अगर आप इसको जोर से ना बोल के यहाँ कहीं पे जोर डाल दिए ले जाके, तो गलत हो जाएगा। तो वैसे ही इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उनमें भी ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग वही सीखने चलेंगे। समझ में आ गया हिंदी वाला मामला? तो हम इसको मिटा ही देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, तो ये रहा हिंदी का मामला, ये हो गया
और अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वर्ड स्ट्रेस, ये वाला, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और अब इंग्लिश में कैसे काम करता है हम लोग ये देखते हैं। देखिए, पहले जान लीजिए, कोई भी जो शब्द होता है ना, वो बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। और उन छोटे छोटे भागों को कहा जाता है सिलेबल, SYLLABLE, उसे कहा जाता है सिलेबल। ठीक, यही बोला जाता है उसको। जरूरी नहीं कि हर कोई इंग्लिश का शब्द बहुत सारे सिलेबल से बना हो। जो बहुत छोटे शब्द होते हैं वो एक ही सिलेबल में ख़त्म, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सिलेबल होते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि ये सिलेबल आखिर क्या होता है। वैसे इसको सिलेबल मत पढ़िएगा, सही से इसका उच्चारण सिलेबल होता है। मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको उच्चारण के सारे नियम कानून पहले के वीडियोज़ में बता दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सब याद होंगे और आप खुद डिक्शनरी में कहीं भी ढूंढ सकते हैं किसी भी चीज़ का शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। और मैंने आपको सब बता ही दिया था कैसे क्या बोला जाता है, कैसे पहचाना जाता है, सिम्बल्स का क्या मतलब होता है। ठीक, इसलिए तो ये है सिलेबल। ठीक, अब क्या हो गया, तो ये जान लेते हैं पहले सिलेबल क्या होता है। ठीक, ये तो अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ वाउल साउंड एंड द कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट गो विद इट। इंग्लिश छोड़िए, हिंदी में समझते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है, कुल मिलाकर सिलेबल किसे कहा जाता है। एक वाउल साउंड होगा, वाउल मतलब स्वर साउंड, एक स्वर साउंड, और एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। एक स्वर साउंड होगा, एक वावल होगा मतलब स्वर होगा, प्लस एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट होते हैं, तब बनता है जाके एक सिलेबल। ठीक है, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो इस तरह से बहुत सारे सिलेबल मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं, या किसी एक शब्द को अलग 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 सिलेबल्स में तोड़ा जा सकता है। अभी देखिए कैसे हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। देखिए, बस इतना याद रखिएगा कि एक वाउल, एक स्वर, और एक या एक से ज़्यादा जो व्यंजन होते हैं वो मिलके तब बनता है एक सिलेबल। ठीक है, अब मैं उदाहरण देता हूँ तब समझ में आएगा आपको। देखिए, ये जो शब्द लिखा है सैटरडे, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ तब बताने में ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। तो देखिए, SATURDAY, सैटरडे, ये एक शब्द है। सैटरडे इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था इधर सरला, ये बस ऐसे याद रखिए। मैंने आपको बताया था जोर कहाँ पे देना था, इसमें ला पे, सरला, तभी ये सही होता, बाकी अगर कहीं और जोर दे दिए तो गलत हो जाता। तो वैसे ये है ना, बोलने को तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे आप, ये है, इसका एक नियम है कि आप सा थोड़ा आराम से बोलिए, रा आराम से बोलिए, और फिर ला पे जोर दे के बोलिए, तो ये होगा सर ला। वैसे ही इसको भी आप किसी तरीके से नहीं बोल सकते, मतलब जैसे जी चाहे वैसे नहीं बोल सकते, इसमें भी एक नियम काम करता है ऐसे। इसमें अगर देखा जाए, इसमें जो होता है, इसमें भी कहीं पे आपको जोर दे के बोलना होगा और सबको स्लो करके बोलना होगा। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि किसको जोर से बोलना है, किसको स्लो करके बोलना है। तो देखिए, अभी समझ में आ जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा एक शब्द होता है, वो कई छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है जिनको सिलेबल कहा जाता है, ये वाला। तो इसको अगर तोड़ेंगे आप तो ये तीन भागों में टूटेगा, सा, टा और ये डे। ये तीन भाग हो गए, सा, टा, डे। तीन भागों में आप इसको तोड़ चुके हैं, और इसी को कहा जाता है सिलेबल। ये जो है सिलेबल, आपको डेफिनेशन याद है मैंने क्या कहा था। एक स्वर साउंड होगा, तो एक स्वर यहाँ पे है, एक स्वर साउंड, एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट होगा, मतलब एक स्वर साउंड होगा, एक या एक से ज़्यादा व्यंजन जो होता है, व्यंजन साउंड, वो जब मिलेगा साथ में तब बनेगा एक सिलेबल। ये, और ये क्या है, ये एक स्वर है और एक कॉन्सोनेंट ही है, तो दोनों जब मिले तो बना क्या, एक सिलेबल। तो ए एक सिलेबल, और एक, ये भी एक वाउल है, इसके साथ एक कॉन्सोनेंट, ये सब मिले साथ में तो एक दूसरा सिलेबल बना। और एक ये भी वाउल है, मतलब ये भी स्वर है, और एक ये वाला जो है, ये और ये दोनों मिलके, ये सब मिलके कुल मिला के बना तब क्या, ये सिलेबल, ये वाला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक चीज़ ये भी है, एक नियम इंग्लिश का, कि जितने एक शब्द में जितने वाउल साउंड होंगे उतने ही उसमें सिलेबल्स होंगे। किसी भी शब्द में जितने वाउल्स होंगे, वाउल साउंड, उतने ही उसमें वही होंगे सिलेबल्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी जैसे फीट, FEET, फीट, अभी फीट, या कभी कभी छोटी और बड़े का जो मात्रा होता है उसके हिसाब से कभी कभी दो जो होते हैं ना स्वर साउंड एक साथ आ जाते हैं, तो कभी कभी वो तभी एक ही सिलेबल का काम करते हैं। मतलब ये जो नियम बता रहा हूँ, ये
मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है सही से ऐसे ही, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ये इस तरह से काम नहीं करता है कि मतलब अगर एक वावल है तो एक ही जैसा काम करेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग इतना जानिए भाई, किसी शब्द में जितने वावल साउंड आएंगे उतने सिलेबल्स उसमें होंगे। जैसे इसमें कितने थे, 1 2 3, इसमें तो 3 थे, तो कुल मिलाकर कितने सिलेबल बने, 3, एक सा, एक टा, एक डे, तो सैटरडे, ये हो गए 3 सिलेबल्स। अब मैंने आपको पहले बताया था, जैसे इसमें सारा ला, इसमें सा पे जोड़ देके बोलना है या इस पे जो जोड़ देके बोलना है या इस वाले भाग पे, तो कहाँ पे जोड़ देके बोलना है, ये दिखा रहा था कि इस पे जोड़ से बोलना है, ये वाला भाग। और ऐसे ही अब इसमें तीन भाग हो चुके हैं, ये तीनों सिलेबल्स हैं जो मैंने आपको कहा। अब इनमें कहाँ पे जोड़ देके बोलना है ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप कहीं जोड़ नहीं दे सकते। जैसे ये सैटरडे, ऐसा सैटरडे, सैटरडे, मतलब बोलने के घुमा फिरा के कैसे बोला जा सकता है, लेकिन वो सब गलत होगा कुल मिला के। इन तीनों पे भी कहीं एक जगह पे आपको जोड़ दे के बोलना होगा। ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक नया सिस्टम काम करता है। ये देखिए, अगर दिख रहा हो, एक छोटा सा यहाँ पे चिन्ह लगा है ऊपर, और उसको कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रेस। थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, ये होता है PRIMARY, प्राइमरी, STRESS, प्राइमरी स्ट्रेस एक होता है, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रेस, STRESS, सेकेंडरी स्ट्रेस, एक होता है अनस्ट्रेस्ड। ये देखिए, प्राइमरी स्ट्रेस ये इस तरह से एक सिंबल होता है छोटा सा जो यहाँ पे लगा है, और ये सेकेंडरी स्ट्रेस जो होता है ये भी इसी की तरह होता है, लेकिन ये नीचे लगाया जाता है कहीं पे, जैसे यहाँ पे लगा है ये, तो ये है। और ये अनस्ट्रेस मतलब कुछ नहीं, इस पर कोई जोर नहीं देना है। तो ठीक है, अब मैंने आपको बताया इसमें कहाँ जोर देना है, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये चिन्ह ये जहाँ पे लगा होगा वही उसी को जोर से बोलना है। ठीक, तो ये ये जब लगाया जाता है तो किसी भी चीज़ में ऊपर लगाया जाता है। जैसे एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है ऊपर, और एक यहाँ पे लगा है, तो ये सब क्या है, प्राइमरी स्ट्रेस। और एक सेकेंडरी स्ट्रेस है, ये कहाँ लगता है, नीचे। जैसे ऊपर लगा है ये प्राइमरी स्ट्रेस, और जब सेकेंडरी लगेगा ये जो है, ये जहाँ लगेगा वो नीचे लगता है हमेशा, तो यहाँ पे कहाँ लगा है, नीचे, और इसी को कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रेस। और अनस्ट्रेस क्या होता है, इसका मतलब किसी से नहीं है, ये तो नॉर्मल ही बोला जाता है हमेशा। अच्छा, इनमें सब में अंतर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये लगेगा उसको थोड़ा लॉन्गर, थोड़ा लंबा करके बोलना है, थोड़ा और जोर से बोलना है, और थोड़ा पिच में हाई होना चाहिए। कुल मिला के इसको थोड़ा, जहाँ पे ये लगेगा उस चीज़ को, ये वाला जहाँ प्राइमरी स्ट्रेस जहाँ ये निशान लगेगा, उसका मतलब उसको थोड़ा सा जोर से बोलना है, लंबा करके बोलना है, खींच के बोलना है, फिर थोड़ा आवाज़ में जोर से बोलना चाहिए, और हायर मतलब जो बचे हुए पार्ट होंगे उनसे थोड़ा ऊपर रख के बोलना है। समझ में आया, तो ये होता है प्राइमरी स्ट्रेस, इस तरह से काम करता है। सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है, मतलब प्राइमरी स्ट्रेस जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब में जो पूरा एक होगा शब्द, उसमें जहाँ ये लगेगा सबसे ज़्यादा जोर से उसी को बोलना है, आवाज़ तेज होगी, थोड़ा खींच के बोलना है, तो ये सब प्राइमरी स्ट्रेस के साथ। और इससे प्राइमरी स्ट्रेस पे जितना जोर से बोलना है उससे थोड़ा स्लो करके बोलना है जहाँ पे ये लगेगा उस वाले भाग को। जैसे ये यहाँ पे लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे लगा है मतलब ये प्राइमरी स्ट्रेस है, मतलब सबसे ज़्यादा जोर तो आपको इसी भाग पे देना है, इस वाले भाग पे, तब ये होगा, सही होगा तभी ये। और इससे थोड़ा स्लो करके बोलना है जहाँ पे ये लगेगा, और उसके बाद जो बचेगा एकदम से जहाँ कुछ नहीं लगा होगा तब उसको एकदम नॉर्मल बोलना है। समझ में आ रहा है। अभी देखिए, सैटरडे, ये है सैटरडे, और इसको अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ऐसे लिखा होता है ये, और इसको हम सैटरडे, तो 3 भागों में विभाजित हो गया है। अब इन तीनों भागों में से किस पे जोर देना है ये कौन बताएगा, तो एक यहाँ पे लगा है निशान, देखिए ये ध्यान से, ये निशान यहाँ पे लगा है, और ये बता रहा है कि जोर कहाँ पे दे के बोलना है, तो पहले वाले पे। अब आप इसके अलावा किसी और पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, केवल इसी पे जोर दे के बोलना है। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो सेकेंडरी स्ट्रेस होता है ना, ये जो नीचे लगता है, जैसे ये ऊपर लगा है, सेकेंडरी स्ट्रेस यहाँ नीचे कहीं लगाया जाएगा इधर। तो सेकेंडरी स्ट्रेस हमेशा शब्दों में नहीं होता है, जब बहुत बड़ा शब्द होगा तभी ये कहीं ना कहीं, तभी ये इसका प्रयोग होता है कहीं ना कहीं। और जो प्राइमरी स्ट्रेस होता है इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं किसी भी शब्द में। इंग्लिश का कोई भी शब्द जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल होंगे, इनको तोड़ा जा सकता है 2-3 भागों में या उससे ज़्यादा भागों में, तभी प्राइमरी स्ट्रेस का प्रयोग होता है। और अगर कोई ऐसा शब्द है इंग्लिश का जिसमें केवल एक ही सिलेबल है,
कुल मिला के एक ही वाउल साउंड है और एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट हैं और एक केवल एक बार में बोला जा सकता है उसको। तो वहाँ पे ना तो ये लगाया जाता है ना तो ये लगाया जाता है। कुल मिला के अगर एक ही सिलेबल का कोई वर्ड है इंग्लिश का तो वहाँ पे इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तब इसका प्रयोग किया जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तब इसका भी प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? जैसे एक शब्द है ये DAY, डे। डे इसको कैसे पढ़ना है मैंने आपको, इसका मतलब सबका क्या होता है, इन सबको कैसे पढ़ा समझा जाता है मैंने पहले की वीडियोज़ में बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा वो सब। तो मैं नहीं बता रहा हूँ दोबारा किसका क्या साउंड होता है, देखिए इसलिए। तो DAY डे एक इंग्लिश का शब्द है और ये एक ही सिलेबल का है कुल मिला के। मैंने आपको बताया एक कोई सिलेबल कैसे पहचाना जा सकता है, उसमें एक वाउल साउंड होगा, तो एक वाउल साउंड दिया है बीच में, और एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट होंगे, साउंड होंगे उसमें, तो एक ये है एक ये है, तो ये दोनों सब मिलके क्या बनाए, एक सिलेबल, क्योंकि एक ही वाउल साउंड है। तो एक ही, अगर ये एक ही है तो कुल मिला के इसमें सिलेबल कितने हुए, एक ही हुए। सिलेबल कितने हुए, एक सिलेबल। जब एक सिलेबल है तो उसमें ये सब लगाने की कोई जरूरत लगाया ही नहीं जाता, तो कुल मिला के इसको ऐसे बोल दीजिए डे डे डे, बस बात खत्म। और जब यही बड़ा होगा, इससे बड़ा, देखिए तो ये हो गया डे, इस तरह से इसको पढ़ना है डे। और इसके बाद एक ये दिया है फ्राइडे, लेकिन इसमें तो एक ही सिलेबल था क्योंकि एक ही वाउल साउंड था, ये ए। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें दो वाउल साउंड्स हैं, दो स्वर साउंड है, एक आई दिया है एक और एक ए। तो जब दो दिया है तो मतलब दो सिलेबल है इसमें, तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा, ये फ्राई और ये डे, फ्राई और डे। तो ये अब टूटेगा कितने, दो भागों में। इसका मतलब इस शब्द में कितने सिलेबल्स हुए, दो सिलेबल्स, एक फ्राई और एक डे। अब जोड़ किस पे देना है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ये लगाया गया है प्राइमरी स्ट्रेस। आप डिक्शनरी में जो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होती है, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज जो होती हैं, उनमें आप कभी भी देखिए कहीं भी जो वर्ल्ड लेवल की डिक्शनरी होती है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज कोई भी, तो उसमें ऐसे ही दिया होगा उसके आगे, ठीक है, ये वाला लगा के। और डिक्शनरी ना हो आपके पास, गूगल खोलिए अभी, चेक करिए कि इसका सही सही उच्चारण क्या होता है IPA में, तो आपको यही लिख के दिखाएगा इसके आगे यही, तो क्योंकि ये सही सही होता है एकदम, तो इसीलिए यही दिखाएगा। तो अब इस तरह से क्या होगा, अब इसमें दो सिलेबस आ गए हैं, लेकिन अब किसको जोर से बोलना है किसको स्लो करके बोलना है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये बताएगा ये। अब इस हिसाब से जोर से पहले वाला बोलना है और दूसरे वाला थोड़ा सा स्लो करके बोलना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे। फ्राइडे इसका मतलब पहला वाला थोड़ा आवाज़ जोर से बोलना है, आवाज़ ऊपर करके बोलना है, और दूसरा वाला थोड़ा स्लो करके बोलना है, तो ये होगा फ्राइडे फ्राइडे। और अगर आपने इसको स्लो करके, जैसे नियम तो यही कह रहा है ना तुमने, जैसे लिखा है, पहले वाला जोर से बोलिए, दूसरा वाला जो है सही वाला, इसको थोड़ा स्लो करके बोलिए, तो आपको कैसे बोलना है, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, इस तरह से स्लो करके। अब अगर आप इसको दोनों को एक साथ बोलते हैं, मतलब एक समान स्पीड से बोलते हैं, जैसे फ्राइडे फ्राइडे, तभी ये गलत है। अगर आपने इसको स्लो करके इसको जोर से बोल दिया, फ्राइडे फ्राइडे, आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे, आप बोल जरूर रहे हैं लेकिन ये गलत है, इसीलिए लोग कहते हैं आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। अगर आप ये सब करते होंगे तो आपको पता नहीं चलता होगा आखिर गलत कहाँ है। लोग कहने को तो कह देते हैं कि आप सही से बोल नहीं पाते हो, आपका उच्चारण सही नहीं है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आखिर गलत कहाँ है मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए यही सब है गलत, इसीलिए लोग कहते हैं कि आपका उच्चारण सही नहीं है, ठीक है। अगर होता हुआ ऐसी गलतियाँ, मान लीजिए पहले से आपको पता है सब, अगर आपने विदेशी टीचर से पढ़ा है या किसी विदेशी बुक्स पढ़ी हुई हैं, या फिर इस तरह के किसी माध्यम से आपने सीखा है, तो सही बोलते होंगे, नहीं तो गलत ही बोलते होंगे फिर, इसलिए ये होगा फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, ठीक। तो इसको पहले जोर से बोलना है, इसको स्लो करके बोलना है, इस तरह से। इसमें एक सिलेबल है केवल, तो इसको डे डे, और दूसरा वाला फ्राइडे फ्राइडे, और ये वाला इसमें कहाँ पे जोर देना है, सबसे पहले तो आपको इसका मतलब ये जो है इसको कहाँ पे जोर देना है, पहले वाले पे, तो ये होगा सैटरडे सैटरडे, आई विल मीट यू ऑन सैटरडे, इट्स सैटरडे टुडे, सैटरडे सैटरडे, पहले वाले जोर से बोलना है, उसके बाद ये स्लो करके बोलना है, ये स्लो करके बोलना है, तो ये होगा सैटरडे। अब आप इसको अगर सैटरडे पढ़ते हैं तो पक्का गलत बोलते हैं फिर, या सैटरडे कुछ इस तरह से बोलते हैं, सैटरडे इस तरह से तब भी गलत है, सैटरडे तब भी गलत है, और अगर सैटरडे सब बराबर करके बोलते हैं तब भी गलत ही है, क्योंकि ये नियम कह रहा है केवल एक ही पे जोर देके बोलिए, और वो पहला वाला है, सब पे जोर नहीं देना है, इसलिए ये होगा सैटरडे सैटरडे। समझ में आया इस हिसाब से।
आपको ये बोलना है। तो यही चीज़ जो यहाँ सैटरडे है, इसमें 3 सिलेबल्स हैं ये, और इसमें जोर कहाँ पे देना है, तो पहले वाले पे ये हो जाएगा सैटरडे, सैटरडे। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए पहले वाला जिसपे ये जो प्राइमरी स्ट्रेस है, जहाँ पे निशान लगेगा उसको थोड़ा खींच के बोलना होता है। जैसे यहाँ पे लगा है ना सैटरडे, तो इसी पे लगा है, तो जो ये लगा है ना, मतलब इस पे लगा है ये वाला भाग पे सैटरडे, सैटरडे। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा खींच के लिखा है सैटरडे, और फिर टरडे नॉर्मल करके। तो ये इसको खींच के बोलना है फिर टरडे, इसको स्लो करके बोलना है। और ऐसे ही जो है इसमें इसको थोड़ा जोर से बोलना होता है, और ये आवाज़ में जोर से बोलना है इसको, और ये सब नॉर्मल करके बोलना है। और ऐसे जैसे किसी नोटबुक देखा हो आपने, नोटबुक मतलब जैसे जिसको आप कॉपी बोलते होंगे शायद, कॉपी मीन्स a set of papers in which we note down something, या कॉपी है कहते होंगे शायद आप लोग, लेकिन नोटबुक से इसे उसको कहा जाता है a set of papers in which we note down something from staying somewhere। तो ठीक है, नोटबुक कुल मिला के उसमें ऐसे लाइन बनी होती है, ऐसे ऐसे, जो कॉपी है जिसको बोलते हैं उसी में ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है। तो मान लीजिए उसी में लिखा है, तो सैटरडे जो थोड़ा ऊपर लिखा है देखिए, और TURDAY ये दोनों नीचे लिखे हैं। इसका मतलब इसको थोड़ा नीचे करके बोलना है, इसको थोड़ा ऊपर करके बोलना है। तो कुल मिला के जहाँ पे ये प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा उसमें 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये तीनों। ये उसको लॉन्गर बोलना है, थोड़ा खींच के बोलना है, और थोड़ा जोर से बोलना है, हायर इन पिच, थोड़ा ऊपर रख के बोलना है। तो इस तरह से ये होगा प्राइमरी स्ट्रेस, जहाँ पे ये लगेगा। और इसीलिए इसको सैटरडे को यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है। यहाँ पे खींच के बोलना है, जोर से बोलना है, थोड़ा ऊपर रख के बोलना है। इस तरह से ये हो गया सैटरडे। समझ में आया? और इस तरह से देखते हैं, ये है बुलडोज़र। बुलडोज़र इसको आपने सुना होगा। अब अगर आपको चेक करना हो इसका सही उच्चारण क्या होता है, तो डिक्शनरी में ऐसे लिखा होगा। आप किसी भी ऑथेंटिक डिक्शनरी में चेक करेंगे तो ऐसे लिखा होता है, ये वाला। और इसको कैसे समझा जाता है आप जानते ही हैं पहले से ही, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था वीडियो में, ठीक, पहली वीडियो में। तो ये है इस तरह से। अब जैसे ये चीज़ जो है इसको यहाँ पे लिखा गया है, मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले अगर आपको ये जानना हो कि किसी भी शब्द को एकदम सही सही कैसे बोलना है, तो पहले आप ये जानिए कि उस भाग में कितने सिलेबल्स हैं, मतलब उस शब्द में कितने सिलेबल हैं, मतलब ये सिलेबल कितने हैं। तो कितने सिलेबल आप गिन सकते हैं कैसे, जितने वावल साउंड्स होते हैं उतने सिलेबल्स होते हैं। तो इसमें 1 2 और ये 3, बुलडोजा होगा 3 सिलेबल हो गया इसमें। तो इसका मतलब इसमें 3 सिलेबल हैं, तो इसको 3 भागों में तोड़ दीजिए। उसी को यहाँ पे मैंने लिखा है, ये IPA में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे ही लिखा जाता है सही से। तो ये 3 भागों में टूट गया ये। अब इसमें जोर कहाँ पे देना है, तो डिक्शनरी आप जब उठा के देखेंगे ना, आप खुद से नहीं डिसाइड कर सकते कहाँ पे जोर देना है कहाँ नहीं। ये डिक्शनरी जब देखेंगे तभी पता चलेगा। तो डिक्शनरी में ये देखिए, ये सिंबल यहाँ पे लगा है, इसका मतलब पहले वाले भाग को जोर से बोलना है, तो ये होगा बुल। अब दूसरा वाला ये जो है, ये सेकेंडरी स्ट्रेस, ये वाला पहले वाले को जोर से बोलना है। मतलब अब जो पहला वाला है प्राइमरी स्ट्रेस, उसको जोर से बोलिए, और प्राइमरी स्ट्रेस से थोड़ा स्लो करके तब बोलिए सेकेंडरी स्ट्रेस। सबसे जोर से इसका मतलब जहाँ ये लगा है सबसे जोर से इस भाग को बोलना है, फिर इससे हल्का स्लो करके बोलना है सेकेंड वाला भाग जो यहाँ पे है डो। और लास्ट वाला ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं लगा, मतलब ये अनस्ट्रेस है, ये नॉर्मल एकदम सबसे लो लेवल पे बोलना है इसी को। तो इस तरह से अब इसको सही से कैसे पढ़ा जाएगा, इसको सबसे जोर से बोलना है, इससे नीचे ऐसे स्लो करके थोड़ा तब बोलना है डो, और इसके बाद ये इसको एकदम नॉर्मल बोलना है सबसे लो लेवल पे। तो इस तरह से ये कैसे बोला जाएगा, बुलडोज़र। बुलडोज़र, have you ever seen any bulldozer? Bulldozer? But I don't like bulldozer. Do you like bulldozer? Bulldozer. Bulldozer. बुल जोर से बोलिए, डो बुल, पहले बुल जोर से बोलिए, फिर डो बोलिए, फिर ज उससे नीचे, ऐसे पहले बुल फिर उससे नीचे ये ज, फिर उससे नीचे नहीं बुल फिर डो फिर ज, इस तरह से होगा। तो ये होगा बुलडोज़र, बुलडोज़र। अब और ये यहीं पे लिखा है इस चीज़ कुल मिला के। अगर आपको विश्वास ना हो, किसी ब्रिटेन या अमेरिका के किसी इंग्लिश टीचर से पूछ सकते हैं ये ऐसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये है बुलडोज़र। अब ये छोड़ के अगर आप इसको कैसे भी घुमा फिरा के बोलेंगे बुलडोज़र, आपने मान लीजिए ये सब भूल के ऐसे लिखा है कहीं पे, मान लीजिए आपने इसको जोर से बोल दिया बुलडोज़र, तब भी ये गलत है इंग्लिश में। बुलडोज़र तब भी ये गलत है, बुलडोज़र तब भी गलत है। अब आप इसको कैसे भी बोल दीजिए कुल मिला के गलत ही है। या तो पहला आपने जोर से बोल दिया और लास्ट वाला जो है
इसको थोड़ा जोर से बोल दिया और सबसे स्लो करके इसको बोल दिया, जैसे बुलडोजर, बुलडोजर, तभी गलत है। अब आप इसको कैसे बोल लीजिए, एकदम स्टैंडर्ड जो नियम है इंग्लिश बोलने का उसके हिसाब से गलत ही होना है। इसलिए जब आपको ये सब सही से एकदम पता होगा, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ उससे जो कम थोड़ा स्लो बोलना है, कहाँ सबसे स्लो बोलना है, अगर आपको ये सब पता होगा तो आप आराम से बोल सकते हैं। ऐसे नीचे और शब्द लिखा है एस्टरडे। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी फैमिलियर विद दिस वर्ड, यू मस्ट हैव सीन दिस वर्ड मेनी टाइम्स इन योर लाइफ। आपने अपने जीवन में इसको बहुत बार देखा होगा, एस्टरडे, कल, वी मेट एस्टरडे, हम लोग कल मिले। तो एस्टरडे में सही सही अगर आपको बोलना हो तो कैसे बोलना है, ये मैंने एक लकीर बना दी, अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पे नीचे। तो इसका मतलब ये है कि इसी पे जोर देके बोलना है। मैंने ये नहीं लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है मैंने जो बनाया था, तो अब आप लोग इसको समझ सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें बार बार लिखने का क्या मतलब है, इसलिए मैंने केवल बस यही लगाया है कि इसी पे जोर देना है। तो ये होगा एस, और ये सबको धीरे धीरे स्लो करके बोलना है, सबसे ज़्यादा जोर से इसे। मतलब ये शब्द है, इसको अगर पहचानना हो किसमें कितने सिलेबल्स हैं तो गिनिए, 1, 2 वाउल साउंड और ये 3 वाउल साउंड। जब 3 है तो 3 सिलेबल, इसलिए इसको तोड़ेंगे अगर आप तो 3 भागों में टूटेगा। एस टर डे, तोड़ ही देते हैं, क्या करना है, वेस्टरडे, ये एस्टरडे। अब जोर कहाँ पे देना है, आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ पे लगा होगा एकदम आगे, यहाँ पे नहीं लगा होगा, कुल मिला के जहाँ एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जैसे इसका दिया है वैसे इसका भी दिया जाता है आगे, तो वहाँ पे सबसे पहले वाले सिलेबल पे लगा होगा ये, यही वाला। तो इसका मतलब पहले वाला जोर से बोलिए, फिर और सबको नॉर्मल करके। तो ये होगा एस्टरडे, आई मेट हिम एस्टरडे, आई डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग एस्टरडे, आई डिड नॉट बाय एनीथिंग एस्टरडे। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। और सेम ऐसे ही ये है सितंबर, अगर आपको महीनों का नाम आता है सही सही तो आपको पता होगा। वैसे लोग बोल देते हैं सितंबर, पता नहीं क्या क्या, लेकिन एकदम सही सही कैसे होगा, ये वाला सितंबर। ये भी, इसको अगर आप गिनिए, मतलब इसका अगर आप उच्चारण जानना चाहते हैं सही से कैसे बोलना है, तो पहले ये इंग्लिश का शब्द है एक, ठीक है। अब उसको उसमें देखिए कितने सिलेबल्स हैं, तो सिलेबल्स कैसे गिनेंगे, कितने वाउल साउंड हैं, देखिए 1 ई, फिर 2 और फिर 3, हो गए 3, इसका मतलब 3 सिलेबल। तो उसको तोड़ेंगे आप, 3 सिलेबल बनेगा, तो ये होगा ये एक ये, ठीक। और ये मैंने पहले से लगाया था क्योंकि जोर इसी पे देना था, मैंने ये पहले से लगा रखा था क्योंकि जोर इसी पे देना था। तो ऐसे इसमें जोर इसी पे लगाना है, लेकिन इसमें 3 सिलेबल्स हो गए, 3 भाग। अब जोर कहाँ पे देना है, डिक्शनरी बताएगी इसको किसको जोर से बोलना है तीनों में, तो वो मैंने आपको पहले से बता दिया था। तो यहीं पे लगेगा ये टी के पास, तो ये बोला जाएगा सितंबर, सितंबर। पहले वाला स्लो करके बोलना है और इसको स्लो करके बोलना है, बीच में जोर से बोलना है। तो ये होगा सितंबर, सितंबर, आई लाइक सितंबर, आई मीट यू ऑन इन सितंबर मंथ, आई कम टू योर सिटी इन सितंबर, सितंबर। और अगर आपने इसको इस तरह से ना बोल के यहाँ कहीं जोर दे दिया तो ये गलत होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि उच्चारण जनरली किसी का सही नहीं होता, क्योंकि इतनी गहराई से आपको सीखना पड़ेगा सब कुछ, अगर आप एकदम सही सही जानना चाहते हैं तो वैसे मुझको लगता है मैंने आपको आज बहुत कुछ बता दिया है इसके बारे में। और अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं सब कुछ जो मैंने आपको ये सब पढ़ना और समझने बताया था, किसको कौन सा साउंड कैसे बनता है, कैसे बोला जाता है, अगर आपको ये सब पता है तो आज की ये जो जानकारी मैंने दी है ये सब मिला के अब आप अगर देखें कोई भी डिक्शनरी आप उठा के पढ़ लीजिए कभी भी, तो आपको उसमें किसी भी शब्द का अगर देखना हो उदाहरण, मतलब उच्चारण सही सही कैसे दिया जाता है, तो ऐसे ही लिखा होता है। और अब आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा कैसे इसको पढ़ना है और कौन सा साउंड कैसे बोला जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब आप कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिलेगा सही सही कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आपकी कुछ भी आपको चेक करना हो तो आप देख सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी डिक्शनरीज आप खरीद सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर आपको पसंद है तो। अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय ऑल दिस थिंग्स, अदरवाइज you can learn these from anywhere, but do not use English to Hindi or Hindi to English dictionaries, because there are many pronunciation problems there, ठीक। ओके, सो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी डिक्शनरीज आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट प्लीज़ हैं। और इन सभी डिक्शनरीज में से कोई भी डिक्शनरी आप यूज़ कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। ये जितनी सारी डिक्शनरीज हैं वैसे इन सबको मैंने खूब अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको अपना प्रोनाउंसिएशन सही करना हो तो इनमें से आप कोई भी एक डिक्शनरी खरीद सकते हैं। वैसे ऐसी बहुत सारी डिक्शनरीज और बुक्स अभी मेरे पास और हैं जो मैंने पढ़ी है आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो इस तरह इसमें से आप कोई भी डिक्शनरी या कोई भी बुक खरीद सकते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए। और ये सब इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज हैं, इसका मतलब इसमें कहीं भी हिंदी का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है।
तो मैंने आपको दिखा दिया इसको। अगर आपको खरीदना हो, अब अगर आपको कोई भी बुक चाहिए, कोई डिक्शनरी चाहिए जो इंग्लिश टू इंग्लिश हो एकदम, तो इनमें से आप कोई भी खरीद सकते हैं। वैसे इनका दाम लगभग मान चलिए 700-800 रुपये में होगा, और एक डिक्शनरी में लगभग 2000-2500 पेज होंगे। मैंने पढ़ने को तो इन सबको पढ़ा है, और वैसे ऐसे ऐसी भी बहुत सारी डिक्शनरीज और किताबें हैं मेरे पास जो मैंने पढ़ा था। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई भी किताबें, ये सब अमेरिका के इंग्लिश प्रोफेसर, टीचर्स और ब्रिटेन के अच्छे जो पढ़े लिखे टीचर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और प्रोफेसर्स हैं, तो उन लोगों ने बताया था कि ये खरीदिए, वर्ल्ड लेवल पे डिक्शनरीज जो हैं बहुत अच्छी पढ़ाई जाती हैं। और मैंने अपने इंग्लिश प्रोफेसर्स को भी दिखाया था ये, मतलब कुछ डिक्शनरीज जिसमें से उन लोगों ने भी कहा था कि हाँ बहुत अच्छी डिक्शनरीज हैं और इसको आप लोग पढ़िए, बस आप ले जाके पढ़िए। तो मैंने इसको पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया, ऐसी बात नहीं है, और सब एक एक लाइन, एक एक शब्द मैंने पढ़ लिया था, बस इसीलिए ताकि कोई प्रोनाउंसिएशन कहीं गलत ना हो। तो इस तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग सब पढ़िए, बस केवल एक खरीद लीजिए, कोई एक उनमें से जो मैंने दिखाया, उसके बाद आप लोग इसको अपना प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हैं। और इन सभी डिक्शनरीज में पूरा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो है इसी फॉर्मेट पे दिया जाता है, एकदम ऐसे किसी भी चीज़ का उच्चारण आईपीए में दिया जाएगा, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ते और सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। वील मीट इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।